मेंस क्वालीफाई कर जाते हैं तो घर वालों की उम्मीदें आपसे जुड़ जाती हैं कि बस एक स्टेप बाकी है जो कि हो जाएगा। और कहीं न कहीं मैं भी बहुत ज़्यादा मतलब सपने देखने लगी थी, मुझे लगता था कि मैं क्वालीफाई कर जाऊँगी और दरोगा बन जाऊँगी। और सबसे ज़्यादा डर इंसान को पता है क्या होता है? उसके अपने फेल होने से नहीं होता है। एस्पिरेंट जब फेल होता है ना तो उसको सबसे ज़्यादा डर होता है कि उसके पेरेंट्स को पता ना चले। क्योंकि कहीं न कहीं पेरेंट्स की उम्मीदें टूट जाती हैं। मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको कम से कम कट ऑफ मार्क्स से 20 नंबर या 25 नंबर ज़्यादा लाने होते हैं। और उस टाइम पे रेलवेज़ की का जो कट ऑफ था वो बहुत हाई गया था। तो मुझे उस टाइम पे बस में मैं थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अभी उतर के कहीं पे आराम से रो लूँ, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल लूँ, उसके बाद घर जाऊँ। एक बहुत ही बड़ी घटना हो जाती है मेरी ज़िंदगी में कि मेरे पापा की डेथ हो जाती है। और वो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा, मैंने उस टाइम पे ट्रॉमा झेला, मुझे इतना बुरा लगा, मतलब कहीं न कहीं मेरे अंदर वो एक रिग्रेट था कि मतलब मैं सोचती थी कि मैं दरोगा बन जाऊँगी, तो अपनी फैमिली के लिए कुछ करूँगी, लेकिन उल्टा हो गया। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सी वर्ल्ड। और आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपसे शेयर करूंगी अपनी पूरी जर्नी कि मैंने कब गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की तैयारी शुरू की और कब जाके मेरी जॉब लगी। इस जर्नी के दौरान मैंने क्या क्या सीखा और ये जर्नी कितनी पेनफुल रही और कितने सारे मैंने स्ट्रगल किए, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। मुझे अक्सर ऐसे कमेंट आते हैं जिसमें आप सब मेरे से पूछते हैं कि दी आपने तैयारी कब शुरू की, आप हमें बताइए, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो मेरी जर्नी की शुरुआत होती है 2016 से। तो 2016 में मैंने पहला एग्ज़ाम दिया था एसबीआई क्लर्क का और मेरी खुशनसीबी थी कि एसबीआई क्लर्क जो है वो मेरा क्लियर हो गया था। तो कहीं न कहीं मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं गवर्नमेंट जॉब आराम से ले सकती हूँ और इन सब एग्ज़ाम्स को आराम से क्रैक कर सकती हूँ। पर मुझे नहीं पता क्यों, मतलब उस साल का पहला एग्ज़ाम था एसबीआई क्लर्क जो कि मैंने क्वालीफाई किया था, लेकिन बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं लाइक आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क और आईपीएस पीओ, आईपीएस क्लर्क, ये सारे मैं फेल कर चुकी थी। तो फर्स्ट एग्ज़ाम देने के बाद तो मेरा कॉन्फिडेंस हाई हो गया था, लेकिन जब मैंने लगातार इन एग्ज़ाम्स को दिया और जब मैं फेल होती गई तो मेरा कॉन्फिडेंस कहीं न कहीं बहुत डाउन हो गया और मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे से बैंक एग्ज़ाम की तैयारी तो बिल्कुल भी नहीं होगी और मैं इनको कभी भी क्वालीफाई नहीं कर पाऊँगी। तो धीरे-धीरे वो हर एस्पिरेंट के साथ ऐसा होता है कि आप जब एग्ज़ाम देते हैं और आपका क्वालीफाई नहीं होता है, बार-बार फेल होता है, तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है। तो 2016 में मैंने केवल बैंकिंग से शुरू की थी कि मैं बैंकिंग की तैयारी करूँगी। लेकिन जब मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स फेल किए, लाइक वो मेरा पहला साल ही था और मैं थोड़ा जल्दबाज़ी मैंने दिखा दी। मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए था और मेरी सबसे बड़ी डिमेरिट यही थी कि मैं बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड थी। मैं एक एग्जाम पर कभी भी फोकस नहीं रख पाई। जैसे अगर मैंने 2016 में बैंकिंग से शुरू किया था और मैं 2 साल कम से कम बैंकिंग की ही तैयारी करती, तो कहीं न कहीं मेरा सिलेक्शन हो गया होता। लेकिन मेरे अंदर पेशेंस की कमी थी और शायद मुझे भगवान ना कहीं न कहीं पेशेंस सिखाना चाहते थे। इसीलिए मैं लगातार इतने एग्ज़ाम्स में फेल हुई। फिर 2017 में आ जाती है झारखंड दरोगा की वैकेंसी। तो मेरा दिमाग तो वैसे भी खराब था बैंकिंग एग्ज़ाम्स दे-दे के। तो मुझे कहीं न कहीं लगा कि चलो ठीक है, झारखंड दरोगा का फॉर्म फिल कर देते हैं, इसमें कम से कम स्टेट लेवल पे कम्पीट करना पड़ेगा। तो झारखंड दरोगा का मैंने फॉर्म फिल कर दिया और फिर जब मैं एग्ज़ाम देने गई तो मेरा प्री एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था। तो मैंने प्री क्वालीफाई किया, फिर मैंने मेंस भी उसका क्वालीफाई कर लिया। फिर बारी आती है फिज़िकल की, तो फिज़िकल में हमें रनिंग करना था और मैंने कभी भी कोई फिज़िकल वर्कआउट किया नहीं था अपनी लाइफ़ में। वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने मतलब रनिंग किया अपनी लाइफ़ में और मैंने खूब मेहनत उसमें करी। मतलब जहाँ मैं दौड़ने जाती थी, अगर आप सब रांची से होंगे तो आपको पता होगा रांची में है एक ओटीसी ग्राउंड। तो ओटीसी ग्राउंड में रोज जाती थी सुबह 4 बजे उठ के और तैयारी करती थी दौड़ने। और हमें टाइम बहुत कम मिला था। तो मेरे साथ क्या था कि जब मैंने दौड़ने की तैयारी करी तो पहले दिन तो जब मैं एक चक्कर लगा कर आई तो 3-4 दिनों तक तो मैं बीमार रही। क्योंकि आप अगर आपने ज़िंदगी में कभी भी कोई फिज़िकल ट्रेनिंग नहीं की है और आप अचानक से रनिंग करने लग जाएँगे तो ये इसका ना बहुत एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है। तो वो मुझे पता नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने जी जान लगा दिया फिज़िकल के लिए और एंड में मैं वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाती हूँ। और ये एकदम बहुत ही मेरे लाइफ का मतलब खराब पल था फ्रेंड्स, क्योंकि झारखंड दरोगा का जब मैंने एग्ज़ाम क्वालीफाई किया था तो कहीं न कहीं ये बात बहुत जगह फैल गई थी। मेरे रिलेटिव्स में सबको पता था कि इसने दरोगा का एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लिया है और ट्रेन फिज़िकल जो था वो बहुत ईज़ी था लड़कियों के लिए। मुझे आज भी याद है, शायद 1 घंटे में 10 किलोमीटर रनिंग करनी थी, शायद, अभी मैं भूल रही हूँ, लेकिन इतना ही था बस। तो वो ना
मेरे से नहीं हो पाया। मतलब मैंने खूब तैयारी करी बट नहीं हो पाया। और जिस दिन उसका मतलब फिजिकल ट्रेनिंग हुआ तो मैं वहीं पर समझ गई थी कि यहाँ से मैं बाहर हूँ। और घर आकर मैं बहुत ज़्यादा रोई। मुझे बहुत दुख, बहुत तकलीफ, मतलब मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ। क्योंकि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, प्री क्वालिफाई कर जाते हैं, मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं, तो घर वालों की उम्मीदें आपसे जुड़ जाती हैं कि बस एक स्टेप बाकी है जो कि हो जाएगा। और कहीं ना कहीं मैं भी बहुत ज़्यादा मतलब सपने देखने लगी थी। मुझे लगता था कि मैं क्वालिफाई कर जाऊंगी और दरोगा बन जाऊंगी। और सबसे ज़्यादा डर इंसान को पता है क्या होता है, उसके अपने फेल होने से नहीं होता है। एस्पिरेंट जब फेल होता है ना, तो उसको सबसे ज़्यादा डर होता है कि उसके पेरेंट्स को पता ना चले। क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स की उम्मीदें टूट जाती हैं। फिर बाकी बचे रिलेटिव्स, तो वो तो अलग से ही मतलब वो खुश हो जाते हैं। अगर आप किसी एग्जाम में फेल होंगे तो वो खुश हो जाएंगे और फिर तरह तरह की बातें आपके बारे में करने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई और मुझे ऐसा लगता था कि मतलब 2017 में मेरी जॉब हो जाएगी। और मैं कहीं ना कहीं बहुत जल्दबाजी इसलिए दिखाती थी क्योंकि मेरे घर में मैं ही सिर्फ मतलब मैं एक ऐसी पहली लड़की हूँ जो कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही थी। मेरे से जो बड़ी दीदी थी उनकी भी शादी हो गई थी। तो मुझे लगता था कि ये अगर जॉब मिल गई तो अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर पाऊंगी। लेकिन वहां पर भी मैं हार गई। फिर 2018 आता है और 2018 में एक बहुत ही बड़ी घटना हो जाती है मेरी ज़िंदगी में कि मेरे पापा की डेथ हो जाती है। और वो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा, मैंने उस टाइम पे ट्रॉमा झेला। मुझे इतना बुरा लगा, मतलब कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो एक रिग्रेट था कि मतलब मैं सोचती थी कि मैं दरोगा बन जाऊंगी तो अपनी फैमिली के लिए कुछ करूंगी। लेकिन उल्टा हो गया। मतलब पहले तो मैंने जॉब भी क्वालिफाई नहीं किया, फिर मेरे पापा भी चले गए। तो वो चीज़ ना मतलब अभी भी मुझे बहुत इमोशनल करती है फ्रेंड्स। अंदर से मुझे बहुत बुरा लगता है जब उस चीज़ को मैं याद करती हूँ। तो एनी हाउ मतलब 2018 मेरा इसी चीज़ में बीता। क्योंकि जब आप किसी अपने को खो देते हैं तो आपकी लाइफ उतनी अच्छी नहीं रहती है, आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। बट एट द सेम टाइम 2018 में ही आरआरबी की मतलब रेलवेज की वैकेंसी आती है। उसमें एक पोस्ट होता है टेक्नीशियन। तो टेक्नीशियन के लिए मैं एलिजिबल थी। मतलब उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये था कि अगर आपका फिजिक्स के साथ मैथ्स है 12th में तो आप टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल होंगे। तो मैंने वो फॉर्म फिल कर दिया और फिर मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को मतलब हिम्मत दिया मैंने। और मैंने सोचा कि अब मम्मी के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मैंने खूब मेहनत करी टेक्नीशियन के लिए, मतलब जी जान लगाया। और टेक्नीशियन में भी मेरे साथ वही हुआ। प्री मैंने क्वालिफाई कर लिया, मेंस मैंने क्वालिफाई कर लिया। और जिस दिन उसका फाइनल रिजल्ट आने वाला था, मतलब जिस दिन उसकी मेरिट लिस्ट जारी होने वाली थी, उस दिन मेरा एसएससी का एग्जाम था धनबाद में। तो मैं धनबाद गई हुई थी एसएससी का एग्जाम देने के लिए। तो पहले तो मैंने एसएससी का एग्जाम दिया, फिर वहां से जब मैं निकलने लगी बाहर तो पता चला कि इसका मेरिट लिस्ट आ गया है। और बस में जब मैं बस में बैठकर वापस रांची आ रही थी तो मैंने मतलब अपने फ़ोन से चेक किया अपना रिजल्ट, मेरिट लिस्ट डाउनलोड किया, उसमें मेरा नाम कहीं नहीं था। और वो चीज़ मुझे इतना, मतलब बस में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं रोऊँ कैसे। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मुझे लग रहा था कि कम से कम ये तो हो जाना चाहिए था। क्योंकि जब मैंने इसका प्री और मेंस क्वालिफाई कर लिया था तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा। लेकिन बात ये है कि प्री और मेंस क्वालिफाई करने से नहीं होता है। मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको कम से कम कट ऑफ मार्क्स से 20 नंबर या 25 नंबर ज़्यादा लाने होते हैं। और उस टाइम पे रेलवेज की का जो कट ऑफ था वो बहुत हाई गया था। तो मुझे उस टाइम पे बस में मैं थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अभी उतर के कहीं पे आराम से रो लूँ, अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल लूँ, उसके बाद घर जाऊँ। लेकिन फिर मैं जैसे तैसे घर पहुंची और घर पहुंचने के बाद जब सबको ये बताया तो मेरे फैमिली मेम्बर्स एज यूजुअल फिर से सैड हो गए। और मुझे इतना बुरा लगा, मुझे लग रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं इतने सारे एग्जाम दे रही हूँ और मैं फाइनल तक पहुंच नहीं पा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं बहुत ही निराशा थी मेरे अंदर, बहुत हताश हो चुकी थी। और फिर 2018 का साल मेरा ऐसे ही निकल गया। फिर 2019 में जब 2019 आया तब फिर से मैंने अपनी तैयारी शुरू करी कि चलो ठीक है पढ़ना शुरू करते हैं, मतलब नहीं छोड़ते हैं चीज़ों को। और फिर मैंने एग्ज़ाम दिया आरआरबी पीओ का और 2021 में आरआरबी पीओ का प्री भी मैंने क्वालिफाई किया।
लेकिन बात ये थी कि कोरोना की वजह से हमारा टाइम थोड़ा लेट हो गया था और फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम मेरा 2021 में हो रहा था जनवरी में। तो इस वजह से दोनों का टाइम जो है वो मैच कर रहा था, मतलब कोलाइड कर रहा था। तो इस वजह से मैंने आरआरबी पीओ को छोड़ दिया, उसका मेंस देने में गई ही नहीं। मैं इसलिए भी नहीं गई क्योंकि मेंस की तैयारी मेरी बहुत अच्छी नहीं थी, और दूसरा ये कि मेरा फोकस था कि अब मुझे बीएड करना है और बीएड के बाद ही कुछ करना है। 2021 में मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे और किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी है, सिर्फ़ और सिर्फ बीएड पर ध्यान देना है। और 2021 का जो टाइम था मेरा, वो बिल्कुल हीलिंग वाला टाइम था। मतलब 2021 में मैंने खुद पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो गई थी। एग्ज़ाम्स दे देकर, फेल हो होकर मेरे अंदर थोड़ा-सा डिप्रेशन आ गया था। मैं ओवरवेट हो गई थी। तो मैंने सबसे पहले अपनी फ़िज़िकल बॉडी पर काम किया। मैंने बहुत सारा वेट लूज़ किया। लाइक मैं 75 केजी की थी और 75 केजी से मैंने 55 केजी अपना वेट किया। 2021 से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी की भी शुरुआत होती है। मैंने ब्रह्मा कुमारी से खुद को जोड़ा, उनके आश्रम जाना शुरू किया, कुछ यूट्यूब पर उनका कंटेंट देखना शुरू किया। मैंने स्पिरिचुअली भी खुद को स्ट्रॉन्ग किया, मेंटली भी खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। और 2021 का जो टाइम था वो मैंने प्रॉपर अपने आप को हील करने में लगा दिया, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा टूट गई थी, अंदर से फ्रस्ट्रेट हो गई थी। मुझे लगता था कि बस अब मेरे से कुछ भी नहीं होगा। इस तरह से मतलब मेरा 2021 का टाइम बीता, लेकिन 2021 को मैंने अपने लिए ही केवल जिया है। इतना अपने ऊपर काम किया मैंने कि मैं कॉन्फिडेंट हो गई। 2022 में मैं एक दूसरी लड़की बन के निकली और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने 90 दिन का ब्रह्मा कुमारीज़ का कोर्स किया था और उस कोर्स ने मुझे कंप्लीटली चेंज कर दिया। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ गई और फिर मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और फिर आता है 2022। तो 2022 में मतलब 2021 के मिड से ही मेरी शादी की बात शुरू हो जाती है और 2022 फरवरी में मेरी शादी हो जाती है। 2022 में ही मेरी जनवरी में सीटेट का मेरा एग्ज़ाम था, तो मैंने सीटेट का एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में फिर क्वालिफाई कर लिया। फिर जब मेरी शादी हो जाती है तो शादी के बाद कहीं न कहीं फिर से मेरा डीमोटिवेशन स्टार्ट हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे अच्छी लाइफ़ तो मेरी पहले ही थी, क्योंकि शादी से पहले मेरी लाइफ़ ऐसी थी कि मैं ट्यूशन पढ़ाती थी और पढ़ाई करती थी। खाना बनाना, साफ-सफाई करना, इन सब चीज़ों में मेरा ध्यान नहीं था। मेरी ज़िंदगी ऐसी चल रही थी, या तो मैं ट्यूशन पढ़ाती थी और बाकी टाइम पे मैं पढ़ाई करती थी, एग्ज़ाम देने जाती थी। तो इस तरह की मेरी ज़िंदगी थी। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मेरी लाइफ़ पूरी बदल गई। मुझे प्रॉपर खाना बनाना पड़ रहा है 3 टाइम का, साफ-सफाई करनी पड़ रही है, अपने अलावा दूसरों का भी ध्यान रखना पड़ रहा है। शादी से पहले मेरा फ़ोकस सबसे ज़्यादा मेरे करियर पर था, लेकिन वो शादी के बाद मैं नहीं कर पा रही थी। मेरा फ़ोकस बाकी लोगों पर था कि इसने खाना खाया या नहीं, इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, इनको क्या पसंद है खाने में, क्या बना दिया जाए, आज क्या बनाया जाए। तो कहीं न कहीं मेरे अंदर डिमोटिवेशन आ गया कि ऐसे में तो मैं कभी भी कोई भी एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं कर पाऊँगी। और अंदर से मुझे 2021 में, क्योंकि मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी, मैंने केवल खुद की हीलिंग करी थी, तो मेरा सब कुछ छूट गया था। मैथ्स छूट गया था, रीज़निंग, इंग्लिश जो भी मैंने स्ट्रॉन्ग किया था, वो सब मेरा छूट गया था। और कहीं न कहीं दोबारा से मैथ्स बनाने में मुझे लगता था कि अरे! ये सब तो पढ़ा हुआ था, अभी मैं भूल चुकी हूँ ये सारा। जब मैंने दोबारा से मैथ्स बनाना शुरू किया, तो मुझे लग रहा था कि ये क्वेश्चन जो मैं 1-2 मिनट में बना लेती थी, अभी उसको बनाने के लिए 5 मिनट लग रहे हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हुआ। मुझे लगा कि अब क्या करूँगी? पहले तो इतना उम्मीद रहता था कि किसी एग्ज़ाम की तैयारी करती थी, एग्ज़ाम देने जाती थी। लेकिन अब शादी के बाद ना समझ ही नहीं आ रहा था कि किस एग्ज़ाम की तैयारी की जाए, कैसे किया? क्योंकि कोई भी टीचिंग वैकेंसी 2022 में आ नहीं रही थी। फिर मैंने सर्च करना शुरू किया कि कौन-कौन सी टीचिंग वैकेंसीज़ हर साल आती हैं। थोड़ा-सा मेहनत की मैंने, तब फिर मुझे पता चला कि डी ट्रिपल एसबी की जो एक वैकेंसी है, वो लगभग 2 सालों पर एक बार निकल ही जाती है। तो 2022 में मैंने सोचा कि अपनी मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक की, तो पता चला कि 2018 में जो डी ट्रिपल एसबी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें बीएड वालों को प्राइमरी में अलाउ किया गया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो प्राइमरी की ही तैयारी करते हैं, क्योंकि मैं टीजीटी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से अवेयर नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है क्या? तो मैंने प्राइमरी से शुरुआत करी और प्राइमरी में फिर एक मुझे नया सब्जेक्ट पढ़ना पड़ गया, जो कि है सीडीपी, जो कि डी ट्रिपल एस बी प्राइमरी में 100 नंबर की आती है। तो वो एक नया चैलेंज था मेरे लिए कि उसमें कैसे स्कोर बढ़ाया जाए, क्योंकि वो सारा कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो मेरे लिए न्यू था। आप सीटेट में जो पढ़ते हैं वो बहुत बेसिक होता है, लेकिन अगर आप डी ट्रिपल एस बी या केवीएस वगैरह की तैयारी करते हैं तो वो थोड़ा हाई लेवल का सीडीपी पूछा जाता है। तो फिर मैंने सीडीपी को स्ट्रॉन्ग किया और एक टाइम पे मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो कि मैंने छोड़ा हो। मैंने हर सब्जेक्ट में बहुत मेहनत करी
और DSSS की जब मैंने तैयारी शुरू की, सच बता रही हूँ फ्रेंड्स, उस टाइम पे उसकी ना तो वैकेंसी आई थी, ना मुझे ये पता था कि आगे कोई जाके वैकेंसी आएगी। मैंने बस पढ़ना शुरू किया जैसे तैसे करके, 2 घंटे 3 घंटे निकाला पहले, फिर धीरे धीरे मैंने पढ़ना शुरू किया। लेकिन मेरे दिमाग में एट द सेम टाइम ये आइडिया आया कि मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियां होंगी जिनका कि कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो चुका होगा, मोटिवेशन पूरा चकनाचूर हो चुका होगा शादी के बाद, उनको भी कहीं ना कहीं इस तरह के मोटिवेशन की ज़रूरत होगी। तब मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करने लगी। और मेरी खुशनसीबी देखिए कि आपके साथ मैंने जितनी भी जर्नी शेयर की, मैंने उसके बाद जितने भी एग्ज़ाम दिए, सभी एग्ज़ाम्स में मैंने बहुत ही बढ़िया स्कोर किया। मार्च 2022 से मैंने पढ़ना शुरू किया और मई 2022 से मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया। और अब मुझे कहीं न कहीं ये लग रहा था कि अब मैं जो भी एग्ज़ाम दूँगी, उसमें मुझे अपना 100% देना है। वो इसलिए क्योंकि अब मेरे से धीरे-धीरे बहुत सारी लड़कियाँ जुड़ते जा रही थी। हमारा जो चैनल था वो बहुत धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा था। तो मुझे कहीं न कहीं लग रहा था कि ये जो मैं कर रही हूँ ये बहुत अच्छा काम है। लेकिन अंदर से एक डर भी था कि अगर मैं कोई एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं कर पाती हूँ, फिर मेरा क्या होगा? फिर जो मेरे साथ, जो मेरे ऊपर जितने लोग भरोसा कर रहे हैं, उनको कहीं न कहीं बहुत दुःख होगा। उनको लगेगा कि ये इतना मेहनत करती थी, इसने क्वालीफ़ाई नहीं किया, तो हम कैसे क्वालीफ़ाई कर पाएँगे? तो कहीं न कहीं मैंने अपने इमोशंस को आपके इमोशंस से जोड़ रखा था। और इतने में आ जाता है दिसंबर में केवीएस की वैकेंसी, और केवीएस के लिए मैंने जी जान लगा दिया। और केवीएस के टाइम पे मैंने इतनी मेहनत करी, मैं आपको नहीं बता सकती। मैंने खूब पढ़ाई करी। और आप में से बहुत लोग कहते भी हैं कि दी आपकी केवीएस की जर्नी के टाइम से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। और उस टाइम पे ना मैंने खूब मेहनत करी और एंड में मैंने केवीएस में 137 स्कोर किया। 137 स्कोर करने के बाद भी मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा था कि मेरी जॉब हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला अटका हुआ था बीएड वर्सेस बीटीसी का। और एंड में फैसला हमारे खिलाफ आ जाता है। और तब मुझे बहुत बुरा लगता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों, हमेशा मैं ही एंड में जाके क्यों रिजेक्ट हो जा रही हूँ। कहीं ना कहीं मुझे अपने ऊपर डाउट होने लगा, अपनी किस्मत पे डाउट होने लगा कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी भी या नहीं लगेगी। और केवे से रिजेक्ट होने के बाद फिर आती है बिहार प्राइमरी का एग्ज़ाम। और बिहार प्राइमरी के एग्ज़ाम में मैंने 80 नंबर स्कोर किए, लेकिन यहाँ से भी हमें निकाल दिया गया। मतलब कुछ एग्ज़ाम्स तो मैंने खुद फेल किए हैं, और कुछ एग्ज़ाम्स में मुझे जानबूझकर, हम सबको जानबूझकर फेल किया गया। और ये मेरे लिए, मतलब जब मैं बिहार प्राइमरी से बाहर हुई थी ना, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस था कि अगर मेरा कहीं नहीं हुआ, तो मेरा बिहार प्राइमरी में तो ज़रूर हो जाएगा, यहाँ से मुझे कोई नहीं निकाल सकता है। लेकिन जब बिहार प्राइमरी से निकाला गया, वो मेरी लाइफ़ का लोएस्ट पॉइंट था। वहाँ पे मुझे लग रहा था कि अब मुझे तैयारी छोड़ देनी चाहिए, अब मुझे प्राइवेट के लिए अप्लाई करना चाहिए। तब मुझे लगने लग गया कि शायद मेरी किस्मत में ही सरकारी नौकरी नहीं है, क्योंकि हर बार मेहनत करने के बाद हर बार मैं पीछे चली जा रही थी। और मेरे लिए सरकारी नौकरी लेना इसलिए भी ज़रूरी था, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे अपनी मम्मी की बहुत ज़्यादा चिंता थी। मेरी मम्मी एक कैंसर पेशेंट है, 4th स्टेज कैंसर से वो बहुत मुश्किल से बची हैं, और धीरे-धीरे उनकी उम्र बढ़ रही है। तो मुझे लग रहा था कि अब खुशियाँ नहीं दूँगी तो कब दूँगी? मतलब अब जॉब लेके उनके लिए कुछ नहीं कर पाऊँगी तो कब? मेरी मम्मी की बहुत ख्वाहिश नहीं है कि उनको बहुत कुछ चाहिए, लेकिन मैं अपनी मम्मी के लिए छोटी-छोटी चीज़ें करना चाहती हूँ। और इन छोटी-छोटी चीज़ों को करने में मुझे बहुत खुशी होती है। और सोचिए कि मैंने कितने सपने पाल रखे थे कि प्राइमरी में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो ये करूँगी, वो करूँगी, लेकिन कुछ नहीं, सब खत्म हो जाता है। एक मतलब सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीज़न आता है और आपकी सारी मेहनत पानी में चली जाती है। आपका सारा ड्रीम टूट जाता है। लेकिन हाँ, मैं इतना कहूँगी कि मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे उस टाइम पे। उन्होंने मेरा खूब साथ दिया है, मुझे बहुत मोटिवेट किया है। इसके लिए मैं भगवान को बहुत थैंक यू भी कहती हूँ कि मुझे इतने, मतलब मेरी लाइफ में इतने अच्छे इंसान को वो लेकर आए। और इतना अच्छा इंसान मिलना कहीं न कहीं मेरे लिए खुशनसीबी है। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। और फिर आ जाती है टीआरई 2 की वैकेंसी। और टीआरई 2 में फिर से मैंने खूब मेहनत करी, एकदम अपना जी जान लगा दिया, और फाइनली टीआरई 2 में मेरा सिलेक्शन हो गया। और मैं आपको बता रही हूँ, जब मेरा रिज़ल्ट आया था, रात में आया था, तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये मेरा नाम है। मतलब 5-6 बार तो मैंने नाम चेक किया कि ब्यूटी कुमारी रोल नंबर दिस।
वो मैंने 5-6 बार चेक किया था, क्योंकि कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो चुका था, लग रहा था कि अब सरकारी नौकरी मेरी होगी ही नहीं कहीं। और रात भर मैं जगी हुई थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि फाइनली मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई। क्योंकि ना जब मैं तैयारी कर रही थी, तो मेरे मन में ये था कि सरकारी नौकरी लगने के बाद फ़ील क्या होता है, वो मुझे फ़ील करना था। और रात भर मैं सोई नहीं, मैं जगी हुई थी, 12-1 बजे तक तो अपनी बहनों से ही बात कर रही थी कॉन्फ्रेंस में, और फिर मैं जगी ही रही रात भर। इतनी खुशी हो रही थी, लग रहा था कि चलो ठीक है, टाइम लगा लेकिन कुछ अचीव किया मैंने। और मैं आपको सच बता रही हूँ, अभी था होली का त्योहार, तो उस टाइम पे मैंने अपनी मम्मी को पैसे ट्रांसफ़र किए, और ये मेरी लाइफ़ का मोस्ट 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 प्रीशियस मोमेंट था। इससे ज़्यादा खुशी मुझे, मैं आपको सच बता रही हूँ, कभी नहीं हुई। और जब मैंने अपनी मम्मी को पैसे ट्रांसफ़र किए ना, मतलब फ़ोन से, तो ट्रांसफ़र करने के बाद मेरे फेस पे एक स्माइल आई, और मुझे इतना सुकून मिला ना, मुझे लगा कि अब मैं अपनी मम्मी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उनकी छोटी-छोटी ख्वाहिशें पूरी कर सकती हूँ, उनकी केयर कर सकती हूँ। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला फ्रेंड्स। और फाइनली लगभग 7 साल के संघर्ष के बाद आज मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। मैंने टीआरई 2.0 में 6 टू 8, 9, 10 दोनों क्वालिफ़ाई किया, और ये मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट था। और मैं आपको भी कहूँगी कि आप में से बहुत लोग जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बहुत लोगों को बहुत साल भी हो गया होगा। मैक्सिमम लोगों को ज़्यादा टाइम लग जाता है। कुछ लोग ही होते हैं जो कि 10% लोग ही ऐसे होते हैं जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफ़ाई कर लेते हैं। अगर आपको टाइम लग रहा है ना, तो आप डीमोटिवेट मत होइए। बस कंटिन्यूटी मेंटेन रखिए। आप भी एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। और आज मैं एक सरकारी टीचर हूँ, बोलने में बहुत प्राउड फील होता है, और बाकी मेरे सारे मोमेंट्स को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और मुझे ये बात जानकर बहुत खुशी होती है जब आप लिखते हैं कि दीदी, मुझे आप पर बहुत प्राउड होता है कि आपने हाउसवाइफ होते हुए, उतनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए, आपने अपने ड्रीम्स को अचीव किया है। अगर आप कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। और ये ना, मुझे इतना अच्छा लगता है ऐसे कमेंट पढ़ के, मैं आपको क्या बताऊँ। तो चलिए, मैं आपको यही कहूँगी कि आप चाहे जिस भी स्टेज में हो, मान लीजिए आगे टीआरई 3 का ही पेपर है। मैं मानती हूँ कि पेपर कैंसिल होने से स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन होता है, लेकिन डीमोटिवेशन होना ठीक बात है, लेकिन 10 दिन 20 दिन उसके बाद फिर से लग जाइए पढ़ाई में। अभी आपके पास 2 से ढाई महीने पूरे हैं टीआरई 3.0 के लिए, तो उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, मेहनत करते रहिए, और हर दिन मॉक लगाइए, मतलब अपना 100% दीजिए। क्योंकि अपनी यूट्यूब जर्नी के दौरान मैंने एक चीज़ सीखा कि मैं हर दिन ब्लॉग्स डालती थी, तो मैं हर दिन कंटिन्यूटी मेंटेन करती थी, हर दिन पढ़ाई करती थी 4 से 6 घंटे, कभी 7 घंटे, मैक्सिमम मैं 6 घंटे तक पढ़ाई करती थी। तो एक तो मैंने कंटिन्यूटी बहुत अच्छे से मेंटेन किया, और दूसरा मैंने अपना 100% दिया। और जब मैंने कंटिन्यूटी मेंटेन किया, 100% दिया अपना, तो मैंने सभी एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म किया। और आप मेरा रिजल्ट देख ही रहे होंगे, और मैं अपना हर रिजल्ट तो आपसे शेयर करती ही करती हूँ। लेकिन हाँ, ये जो है, ये मेरी जर्नी का एंड नहीं है, मुझे और भी बहुत कुछ अचीव करना है लाइफ में। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा मेहनत करती ही रहूँ, थोड़ा हमेशा प्रोग्रेस करती रहूँ, तो मुझे और भी बहुत कुछ अचीव करना है। हाँ, ये बात है कि मैं 7 सालों से लगातार पढ़ रही थी, किसी भी फेस्टिवल को अच्छे से एन्जॉय नहीं किया है। तो ये 1 साल मैं खुद को दे रही हूँ कि मैं हर फेस्टिवल एकदम अच्छे से एन्जॉय करूँगी, रिलैक्स मोड में रहूँगी, अपने आप को हील करूँगी बहुत अच्छे से। अपने आप को मेंटली और स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करूँगी, और उसके बाद एक नए जर्नी की शुरुआत करूँगी, जिसमें मेरा एम कुछ हायर होगा। आपको कुछ बड़ा अचीव करना है, तो उससे पहले आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाना होगा खुद को। तो वही मैं खुद को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी अभी, और फिर कुछ दिनों के बाद मैं अपनी फिर से जर्नी स्टार्ट करूंगी, और आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अगर आपको ये वीडियो से थोड़ा भी मोटिवेशन मिला हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारी जो फैमिली है वो 50K की जल्द ही हो जाए। इसी तरह के मोटिवेशन वीडियोज़ के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।